आप राहुल गांधी की जो पूरी राजनीतिक यात्रा है और खास तौर पे 2014 के बाद से जब ये माना गया कि वो कांग्रेस के सबसे प्रमुख नेता बन चुके हैं, तो उनकी राजनीतिक जीवन को आप किस रूप में देखते हैं? क्या उसमें कोई बदलाव आया है या राहुल गांधी एक जगह खड़े हुए हैं? देखिए, एक राजनीतिक नेता के रूप में उनकी संघर्ष क्षमताओं का पहला परिचय मुझे उस समय मिला था जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उन्होंने अपने प्रमुख लेफ्टिनेंट, तत्कालीन प्रमुख लेफ्टिनेंट अशोक गहलोत के साथ में गुजरात विधानसभा का चुनाव लड़ा था। गुजरात विधानसभा चुनाव का नेतृत्व किया था कांग्रेस का और वहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हिला दिया था। एक ऐसी परिस्थिति तक बन गई थी कि कांग्रेस उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपदस्थ कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस बाल बाल अपदस्थ करने से रह गई और भाजपा की परेशानियों का सबब आप इससे जान सकते हैं कि उसके बाद से भाजपा गुजरात में तरह तरह के प्रयोग करती रही और वो कभी भी खुद अपने प्रयोगों से संतुष्ट नहीं रही। तो वो मैं समझता हूं कि कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी का सर्वश्रेष्ठ समय था जो उन्होंने गुजरात के चुनाव में गुजारा। उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए, उसके बाद लोकसभा के चुनाव हुए और लोकसभा के चुनाव में सभी जगहों पर बहुत बुरी तरह कांग्रेस की पराजय हुई। मैं समझता हूं उस वक्त राहुल गांधी ने एक गलत निर्णय लिया। उन्होंने अपने आप को उस पराजय का जिम्मेदार मानते हुए, उस पराजय की जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें यह भी उम्मीद थी कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री, खासतौर से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उनके साथ हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देंगे, क्योंकि उन सभी जगहों पर कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया था। लेकिन उन लोगों ने किसी ने इस्तीफा नहीं दिया और इस प्रक्रिया में राहुल गांधी अपनी पार्टी के अंदर अकेले पड़ गए। मैं आज भी मानता हूं कि राहुल गांधी का वो कदम सही नहीं था। उन्होंने वह निर्णय उन्होंने भावावेश में लिया था, जबकि होना ये चाहिए था कि उस पराजय के बावजूद वो कह सकते थे कि इस पराजय का जिम्मेदार मैं हूं क्योंकि मैं पार्टी के अध्यक्ष हूं, लेकिन हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे। अगर कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्य समिति चाहती है, समझती है कि मैंने ठीक काम नहीं किया, तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन उन्हें अपनी तरफ से कांग्रेस का अध्यक्ष पद नहीं छोड़ना चाहिए था। उन्होंने न केवल कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ा, बल्कि उस अध्यक्ष पद छोड़ने से पहले और उसके तुरंत बाद में कांग्रेस के अंदर जो अंतर संघर्ष हुआ, उसमें उन्होंने एक पत्र लिख दिया और उस पत्र में उन्होंने ये दबाव भी डाला कि अब गांधी परिवार का कोई व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि उस राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद और उस पत्र के बाद में कांग्रेस की राजनीति में एक बहुत बड़ी और लंबी गिरावट देखी गई। कांग्रेस अपना कोई अस्थायी अध्यक्ष नहीं बना पाई। राहुल गांधी कांग्रेस के सर्वोच्च नेता बने रहे। उनके कहने पर कांग्रेस के तमाम निर्णय लिए जाते रहे, लोगों की नियुक्तियां होती रही, राज्यसभा के टिकट दिए जाते रहे और सब कुछ राहुल गांधी के कहने पर होता रहा। लेकिन वो पार्टी के सुपरिभाषित चुने गए या नियुक्त अध्यक्ष नहीं रहे और इसलिए उन्होंने सारे अधिकारों का उपभोग किया, लेकिन किसी किस्म की जवाबदेही उनके पास नहीं रही। दरअसल ये पूरी अवधि ऐसी थी, ये राहुल गांधी के इस्तीफा देने से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने तक की अवधि के बारे में मैं कह रहा हूं। ये पूरी अवधि कांग्रेस के लिए एक बहुत ही अफसोसनाक अवधि थी। इस पूरी अवधि में कांग्रेस ने बहुत सारे मुकाम खोए, बहुत सारे मोर्चों पर पराजय हासिल की। लगातार वो एक के बाद एक चुनाव लगातार हारती रही। राहुल गांधी ने जो किया उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। वो किसी एक परिपक्व नेता का निर्णय नहीं हो सकता है जो उन्होंने किया था, क्योंकि वो जानते थे, हम आज भी जानते हैं और उस वक्त भी कांग्रेस के अंदर सब लोग जानते थे कि वो कांग्रेस का भविष्य है। ठीक है, उनके ऊपर वंश शासन का आरोप है और उस आरोप से वो बच नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस के आला कमान की जो संरचना है उसमें वो आरोप उनके ऊपर लगते रहेंगे और वो अब तक उन आरोपों के अभ्यस्त भी हो गए हैं। तो उन्हें उन आरोपों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए था और मजबूती के साथ में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए था। अगर वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहते, कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस की सांगठनिक समस्याओं को सुलझाते रहते और चुनावी प्रक्रिया में संघर्ष करते, तो कांग्रेस का बीच में जो बहुत बड़ा पराभव हुआ वो पराभव नहीं होता। तो मैं समझता हूं ये पूरा का पूरी अवधि है और राहुल गांधी के इस्तीफा देने से लेके
और खरगे साहब के अध्यक्ष बनने तक की अवधि मैं ऐसे कांग्रेस संगठन का अंधकार काल कहूंगा। जी। इस राहुल अंधकार काल में उजाले की पहली किरण तब आई जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। तब भी हम सब किसी को अंदाजा नहीं था कि ये किरण कितनी प्रखर होगी, कितनी उज्जवल होगी, इसकी रोशनी कहां तक जाएगी। लेकिन राहुल गांधी ने वहां से अपने राजनीतिक जीवन का, मैं समझता हूं, पुनरुत्थान करना शुरू किया। ये राजनीतिक जीवन का जीर्णोद्धार उन्होंने करना शुरू किया। और ये अब इसी अवधि की बात आप देखिए, गुजरात में वही बहुत बुरी पराजय होती है, लेकिन आप हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीत जाते हैं। कर्नाटक में 27 दिन राहुल गांधी गुजारते हैं, वहां उन्हें बहुत अच्छा उत्साह के साथ लोगों का, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का और जनता का समर्थन मिलता है। फिर कर्नाटक में इतना जबरदस्त वो चुनाव जीतते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा से उन्होंने अपनी राजनीति को पुनर्जीवित करना शुरू किया। और इस वक्त अगर कांग्रेस के दृष्टिकोण से केवल देखें तो वो पिछले 2014 में कांग्रेस की पराजय के बाद इस वक्त कांग्रेस के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं। एक चीज़ और है कि राहुल गांधी पे वंशवाद का आरोप तो लगा ही, और जैसा आपने कहा और आप कहते भी रहे हैं कि एक बहुत ही वंशवाद बहुत ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी राजनीति में प्रशंसा की जा सके। लेकिन दूसरा, राहुल गांधी के ऊपर एक पप्पू की छवि मढ़ने की भी कोशिश की गई और वो सफल भी रही। सफल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई सारे लोग जो राहुल गांधी या कांग्रेस से हमदर्दी रखते हैं, वो कई बार भरोसा नहीं कर पाते हैं कि अच्छा राहुल गांधी बहुत गंभीरता से बहुत लंबे समय तक इस ट्रैक पर चल पाएँगे। तो क्या आपको लगता है कि उस छवि को तोड़ पा रहे हैं, वो इससे बाहर निकल पा रहे हैं अभी? देखिए, पप्पू की छवि अब अतीत की चीज बन चुकी है। पप्पू की छवि तो भारतीय जनता पार्टी का एक सुनियोजित प्रचार, भारतीय जनता पार्टी का एक नियोजित प्रचार था, जिसके कारण उस प्रोपेगेंडा के जरिए उनके ऊपर पप्पू की छवि चश्मा की गई थी। उसमें कुछ कुछ राहुल गांधी का भी योगदान था। वो बीच बीच में छुट्टी पे चले जाते थे और ऐसा लगता था कि ऐसे वो पार्ट टाइम पॉलिटिकल लीडर, इसलिए वो छवि चश्मा भी होती थी। लेकिन उसी उसी अवधि में मैं कहूंगा उन्होंने एक बार नरेंद्र मोदी के ऊपर सूट बूट की सरकार होने का आरोप लगाया था, जब नरेंद्र मोदी ने अपना कुख्यात और महंगा कोट पहना था। तो उस आरोप से नरेंद्र मोदी हिल गए थे। यहां तक कि राहुल गांधी के उस आरोप की वजह ही नरेंद्र मोदी के दिमाग में आया कि वो अपनी राजनीतिक छवि को दोबारा से देखें, और उन्होंने एक तरह से अपना राजनीतिक पुनराविष्कार किया और गरीबों के नेता के रूप में राष्ट्रीय मंच पर पेश किया। मैं समझता हूं जब अगर राहुल गांधी वो आरोप उस वक्त न लगाते और वो आरोप चिपकता नहीं, लोकप्रिय नहीं होता, तो शायद नरेंद्र मोदी कुछ और दिनों तक और महंगे महंगे सूट पहनते रहते। ये बात मैं मुहावरे के तौर पर कह रहा हूं, जरूर इसको शाब्दिक अर्थों में ना लिया जाए कि वो और भी ज्यादा महंगे सूट पहनते। लेकिन नरेंद्र मोदी की छवि एक कारपोरेट परस्त नेता की बन रही थी, जो राहुल गांधी के उस लोकप्रिय, उस बहुत ही आसानी से लोगों की जुबान पर चढ़ जाने वाले आरोप में प्रतिबिंबित हुई। इसलिए नरेंद्र मोदी को भी लगा कि तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। आप कारपोरेट का समर्थन प्राप्त करें और कारपोरेट को समर्थन दें, लेकिन आपकी छवि कारपोरेट परस्त की नहीं होनी चाहिए। तो वो भी मैं राहुल गांधी के नेतृत्व की और राहुल गांधी की जो का तरीका जो राजनीति करने का, उसकी एक सफलता मानता हूं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि आपने एक सफलता प्राप्त की, उसके बाद काफी लंबे अरसे तक आप बिल्कुल सफल नहीं हुए। आपने गुजरात में एक सफलता फिर प्राप्त की, उसके बाद फिर काफी लंबे अरसे तक आप सफल नहीं हुए, और कभी कभी आप राजनीति के नजारे से गायब भी रहे। तो ये सब चीजें उनके उनके पूरे राजनीतिक किरदार को थोड़ा गैर गंभीर, थोड़ा सा ऐसा इसके ऊपर पार्टी की किस्मत को नहीं छोड़ा जा सकता, इस प्रकार की बना देती है। लेकिन जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, उसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। मैं मानता हूं वो लगातार उनके प्रदर्शन में ऐसी कोई खराबी उसके बाद से नहीं देखी गई। ना ही वो जो एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन की छवि का काम था वो भी नहीं कर रहे हैं। तो तब से मैं समझता हूं कि वो कांग्रेस की जो राजनीतिक स्थिति है, सांगठनिक स्थिति है, उसके हिसाब से कांग्रेस को तब से वो नेतृत्व दे रहे हैं। जी। भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि जैसे आप बार-बार ये कहते हैं कि किसी राजनीतिक नेता, राजनीतिक समूह या राजनीतिक अभियान की सफलता इस आधार पर मापी जानी चाहिए कि क्या वो किसी नए सामाजिक समूह को अपने साथ जोड़ पा रहा है या नहीं। तो क्या भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी के संदर्भ में और कांग्रेस के संदर्भ में कही जा सकती है कि कुछ सामाजिक समूहों को आकर्षित कर रहे हैं, नए सामाजिक समूहों को?
देखिए, पिछले सवाल का एक जो पहलू था उसका मैं जवाब नहीं दे पाया, तब आपने वंशवाद का सवाल उठाया था। ये तो बात सही है कि वंशवाद कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका समर्थन किया जाए। वंशवाद की निरंतर आलोचना भी की जानी चाहिए, क्योंकि वो लोकतंत्र की जो बुनियादी मान्यताएं हैं उनके विपरीत जाता है। लेकिन भारतीय राजनीति जिस किस्म की है, उसमें परिवारवाद और परिवारवाद से भी आगे बढ़कर वंशवाद, ये एक स्थापित तथ्य है। ये सभी पार्टियों में कम या ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये क्षेत्रीय शक्तियों में बहुत है। वो सब कई क्षेत्रीय शक्तियां एक परिवार की पार्टी है, और इसमें जब बड़ा नेता हटेगा तो लगभग आप तय समझिए कि वो जो दूसरा नेता आएगा वो उसी के परिवार का होगा। तो ये भारतीय राजनीति का एक ऐसा पहलू है जो आलोचित तो है, लेकिन इससे अभी तक ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बन पाई है इससे पूरी तरीके से भारतीय राजनीति को मुक्त किया जा सके। तो इसकी जो आलोचना होती है, मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होना चाहिए, और किसी नेता को केवल इस आधार पर हम नंबर न दें या इस आधार पर उसके नंबर न काटें, क्योंकि ये तो बहुत जगह पाया जाता है। देखने की बात यह है, बहुत सारे वंशवादी नेता सफल होते हैं, बहुत सारे वंशवादी नेता, परिवारवादी नेता विफल होते हैं। तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, तो उसमें निश्चित रूप से जवाहरलाल नेहरू की पुत्री होने की एक भूमिका थी। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने थे तो 100% इस बात की भूमिका थी कि वो इंदिरा गांधी के बेटे हैं। जब सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी तो उसमें 100% इस बात की भूमिका थी कि वो राजीव गांधी की पत्नी है। तो ये सब तो चलता रहता है, लेकिन आप देखिए, सोनिया गांधी ने कांग्रेस की कमान उस जमाने में संभाली जब कांग्रेस खराब हालत में थी। वो कांग्रेस को एकला चलोरी वाली पार्टी के छवि से निकालकर गठजोड़ पार्टी की तरफ लाई, और उसकी वजह से कांग्रेस को 10 साल के लिए सत्ता मिली। इसलिए सोनिया गांधी का सम्मान इसलिए है आज, इसलिए नहीं है कि वो राजीव गांधी की पत्नी थी। राहुल गांधी को कांग्रेस की अध्यक्षता इसलिए मिली क्योंकि वो सोनिया गांधी के बेटे थे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा की है, या मान लीजिए उनकी वजह से अब भविष्य में कांग्रेस को जो भी सफलताएं मिलेंगी वो उन्हें इसलिए मिलेंगी क्योंकि वो उनके प्रयासों का परिणाम होंगी। फिर धीरे धीरे इस बात का महत्व नहीं रह जाएगा कि वो सोनिया गांधी के बेटे हैं। ये तथ्य रहेगा हमेशा। और उनको कहां से शुरुआत मिली थी, शुरुआत इसलिए मिल पाई इतनी बड़ी क्योंकि वो सोनिया गांधी के बेटे थे। तो ये सब बातें सोचने की बात है। राजनीतिक समीक्षा करते समय केवल हमें इस बात पर नहीं जोर देना चाहिए कि वो वंश परंपरा से आए हैं इसलिए हम उनके हर काम को कमतर करके आंकें, या वंश परंपरा से आए हैं इसलिए उनके हर काम पे हम वाहवाही करें। जी, अब आपने एक दूसरा सवाल पूछा था, उसका फिर कीजिए। जी, वो दूसरा सवाल इसी पहलू से था, जो कि आप बार-बार कहते हैं कि एक राजनीतिक नेता या राजनीतिक अभियान की सफलता। किस समुदाय को जोड़ा है? देखिए, ये 60 के दशक से ही एक-एक करके कांग्रेस से विभिन्न समुदाय दूर होते गए। अब जो इमरजेंसी के बाद जो समुदाय दूर होना शुरू हुआ वो मुस्लिम समुदाय था, जो उत्तर भारत का बहुत बड़ा इलाका है जहां संसद की सबसे ज्यादा सीटें आती हैं। वहां पर कांग्रेस मुसलमानों की प्रिय पार्टी नहीं रही। मुसलमान सामाजिक न्याय का दावा करने वाली पार्टियों के साथ जुड़ गए। लेकिन अभी भी दक्षिण भारत में और भी कई इलाकों में, गुजरात में और दूसरी जगहों पर, कांग्रेस अभी भी मुसलमानों की प्रिय पार्टी है। मैं भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी की सबसे बड़ी सफलता ये मानता हूं कि उन्होंने इस यात्रा के दौरान एक बार फिर से मुस्लिम भारत भर में और खासतौर से उत्तर भारत में मुस्लिम समुदाय को अपनी ओर हमदर्दी और लगाव के साथ देखने का मौका प्रदान किया। मेरा अपना यह आकलन है कि लोकसभा चुनाव में उत्तर भारत के अंदर कांग्रेस मुसलमानों की पसंद बन सकती है, और अगर उत्तर भारत में कांग्रेस मुसलमानों की पसंद बनती है तो वहां फिर सामाजिक न्याय की पार्टियों में खासतौर से अखिलेश यादव की पार्टी को
कांग्रेस के साथ में एक गठजोड़ की तरफ या किसी किसी समझदारी की तरफ जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बिहार में वो पहले से ही सामाजिक न्याय की पार्टियों के साथ में कांग्रेस अच्छे गठजोड़ में है और उसकी वजह से बिहार में एक आदर्श गैर भाजपा गठजोड़ बना हुआ है। तो अगर अगर उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की कोई समझदारी बनती है तो इससे क्या होगा कि मुसलमान मतदाताओं में बिखराव नहीं होगा। वो एक गैर भाजपा ध्रुव को आसानी से बिना किसी उलझन के उसको समर्थन दे पाएंगे और उससे कांग्रेस को भी लाभ होगा और जो उससे जुड़ी हुई पार्टियां हैं उससे भी लाभ होगा। तो मैं समझता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी की ये एक स्पष्ट चुनावी उपलब्धि है। अब सवाल ये है कि अब वो उन्होंने कर्नाटक के चुनाव में जातिगत जनगणना का सवाल उठाया। उन्होंने जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी जैसी बात उन्होंने कही, जो एक जमाने में डॉक्टर लोहिया कहा करते थे। तो इससे हम क्या अंदाजा निकालें? क्या उनकी इन बातों से जो पिछड़े वर्ग के वोटर हैं वो कांग्रेस की तरफ आकर्षित होंगे? मुझे इसमें शक है। मैं नहीं मानता हूं कि ये बातें कह देने भर से उत्तर प्रदेश का और बिहार का यादव समाज अपनी वोटिंग प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करते हुए कांग्रेस की तरफ हमदर्दी की निगाह से देखने लगेगा। ऐसा नहीं है। इससे ये भी नहीं लगता है कि जो अति पिछड़ा वर्ग है वो कहीं कांग्रेस की तरफ आकर्षित होगा। देखिए, अति पिछड़े वर्ग के भारतीय जनता पार्टी को बड़ा अच्छा समर्थन मिलता है सब जगह, अति पिछड़े वर्ग में। उसके बाद में जो यादवों के बाद उत्तर प्रदेश की जो लोधी बिरादरी है और काची बिरादरी है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के पांव बहुत कई दशकों से जमे हुए हैं। नरेंद्र मोदी के बहुत उभार के बहुत पहले से जमे हुए हैं उसके पांव। तो ये मैं नहीं मानता हूं कि ये बातें अचानक कर्नाटक चुनाव में कह देने। कर्नाटक चुनाव में तुमको फायदा हुआ है इन बातों का, क्योंकि वहां पे अहिंदा की चुनावी रणनीति चल रही थी। यहाँ पहले से ही ओबीसी वोटर कांग्रेस को अहिंदा रणनीति के तहत वोट देते रहे हैं हमेशा। क्योंकि कर्नाटक ऐसी जगह है जहां ओबीसी कांग्रेस का साथ छोड़ के नहीं गया, लेकिन जिस इलाके में ओबीसी कांग्रेस का साथ छोड़ गए हैं वहां पे उनके ये कहने से कोई विशेष असर पड़ेगा, इस पे मुझे शक है। मैं मानता हूं कि वो लोग जहां वोट देते रहे हैं वहीं वोट देंगे और भारतीय जनता पार्टी से अगर पिछड़े वर्गों का समर्थन कोई छीन सकता है उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव छीन सकते हैं और वो पिछले विधानसभा चुनाव में छीन के दिखा भी चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से उन्होंने अपना मोर्चा बनाया था उसमें पिछड़े वर्ग की राजनीति की एकजुटता, भाजपा विरोधी एकजुटता दिखाई पड़ी थी और इसको भाजपा ने भी स्वीकार किया है कि हमें ओबीसी के इतने वोट नहीं मिले जितने पिछले चुनाव में मिलते थे। तो अगर वहां पर अखिलेश और कांग्रेस किसी कोई तालमेल समझदारी निकाल सकते हैं तो उससे पिछड़े वर्ग में भी एकता करने की प्रेरणा प्राप्त होगी, क्योंकि मुसलमान वोट उनके साथ होंगे जैसा कि पिछली बार उनके साथ थे। वो पिछली बार अखिलेश के पक्ष में जो मुसलमान वोटों का रुझान था उसने भी पिछड़े वर्गों को ये उत्साह दिया या प्रेरणा दी कि वो भाजपा विरोधी वोट करें। उन्हें लगा कि हमारी जीतने की स्थितियां बन रही हैं और 100 से ज्यादा सीटें उन्होंने जीती नहीं। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि कांग्रेस के साथ मुसलमान वोट आ सकता है, रुझान दिखाई पड़ रहा है साफ तौर पे, और उस रुझान के कारण अगर दूसरे क्षेत्रीय दल उनके साथ जुड़ते हैं तो उससे एक और भी अच्छा एक भाजपा विरोधी जमावड़ा बनता है। अब सवाल ये है कि ये सब होगा कैसे? इसके लिए राहुल गांधी को वास्तविक नेतृत्व क्षमता प्रदर्शित करनी होगी। वो वास्तविक नेतृत्व क्षमता क्या है? उन्हें ममता बनर्जी के इस प्रस्ताव पर बहुत गंभीरता से सोचना होगा और एक निर्णयकारी पहलकदमी लेनी होगी कि जिसकी जहां पर दावेदारी हो, जो जहां दमदार हो वहां उसका समर्थन किया जाए और उसके खिलाफ उम्मीदवार न खड़े किए जाए। ये बात कह के ममता बनर्जी ने गेंद पूरी राहुल गांधी के पाले में फेंक दी है। अब ये उनको तय करना है कि जहां पर किसी भी क्षेत्रीय दल का या किसी भी दूसरे दल का अगर उम्मीदवार जीत रहा है या जीतने की स्थिति में है या उसका इतिहास इस तरह का है तो वहां पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार न खड़ा करे और उसको समर्थन दे। अगर कांग्रेस खुद ऐसा करने का संकल्प करेगी तो दूसरे भी ऐसा करने का संकल्प करेंगे। वो कांग्रेस के प्रभाव क्षेत्रों में कांग्रेस के खिलाफ अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करेंगे, फिर तो लेन देन हो जाएगा ना शुरू बिल्कुल इस बात का। ये होते ही यहां पर विपक्ष की एक एकता का ढांचा सामने निकल के दिखाई, एकता की पूरी रूपरेखा हमारे सामने निकल के आ जाएगी। जी।
तो ये तो तो इन सब बातों राहुल गांधी अब राहुल गांधी को 2-3 महीने के अंदर ही अंदर इन चीजों के ऊपर सोचना होगा और इस पे अगर वो लीक से हटकर निर्णय लेते हैं तो फिर मैं समझता हूं कि वो उनके नेतृत्व की एक बहुत बड़ी सफलता होगी। जो उन्होंने सिलसिला शुरू किया है भारत जोड़ो यात्रा से, उसको वो कहीं कहीं के कहीं पहुंचा सकते हैं। जी। तो ये तो एक सुझाव हुआ जो राजनीतिक रूप से आपने बहुत बेहतरीन एक राहुल गांधी के लिए एक सुझाव रखा। लेकिन क्या एक व्यक्ति के रूप में, जो एक व्यक्तिगत रूप से एक राजनेता के रूप में जो काम कर रहे हैं, अगर आप सुन कहा जाए, क्या आप उनको कुछ सुझाव देना चाहेंगे? तो आपके दिमाग में कोई विचार है अब? नहीं, नहीं, राहुल गांधी एक राजनेता के तौर पर उन्होंने अपनी इन गतिविधियों में बहुत सुधार किया है। उन्होंने अपनी छवि में बहुत सुधार किया है। उनकी आवाज़ पहले के मुकाबले अधिक प्रभावी हुई है, इसमें कोई शक नहीं। मैं राहुल गांधी का कभी ऐसा प्रशंसक नहीं रहा, लेकिन जो दिखाई पड़ता है उससे उसको नज़रअंदाज कैसे किया जा सकता है? ये साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है कि ये राहुल गांधी पहले वाले राहुल गांधी नहीं है। जिन्होंने भावावेश में आकर एक निर्णय लिया था और कांग्रेस की अध्यक्षता छोड़ दी थी, इससे कांग्रेस का एक बुरा वक्त शुरू हो गया था उसके बाद। हुँ, अब वो अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन नेतृत्व की मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ नेतृत्व की बागडोर राहुल गांधी के हाथ में है और वो उनके साथ मिलकर अपनी माँ के अनुभव का लाभ उठा माँ का जो गठजोड़ राजनीति का अनुभव है उसका लाभ उठाते हुए और अपनी बहन की मदद से वो कांग्रेस का एक पहले 3 सदस्यीय आला कमान था, अब 4 सदस्यीय आला कमान है, खड़गे साहब को मिलाकर। तो वो उसके साथ मिलके अगर कोई ऐसा निर्णय लेते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी मोदी के भाजपा के खिलाफ एक विपक्षी एकता का इंडेक्स थोड़ा दो पिछले 2 लोकसभा चुनावों के मुकाबले बेहतर हो सके। तो इससे राहुल गांधी के नेतृत्व में और ज़्यादा इजाफा ही होगा, उसकी प्रभावकारिता बढ़ेगी। जी। तो आज की इस पूरी बातचीत में हमने विपक्ष के एक महत्वपूर्ण नेता राहुल गांधी की राजनीति, उसकी संभावनाओं और उसकी कुछ सीमाओं पर बातचीत की। अभय सर ने बहुत अच्छे तरह से राहुल गांधी के सामने एक महत्वपूर्ण सुझाव भी रखा कि उन्हें गठबंधन की राजनीति को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और जहाँ उनकी पार्टी बहुत मजबूत नहीं है, वहाँ पर अपनी दावेदारी को पीछे करना चाहिए। तो नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम के अगले अंक में जब हम मिलेंगे, तो अन्य मुद्दों पर जो राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर रही हैं, उन पर विस्तार से बातचीत करेंगे। अभय सर, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। जी, धन्यवाद।